चलो आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आगे मतलब हम टेंजेंट नॉर्मल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन और है। क्वेश्चन तो क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है हमें। वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द फंक्शन find the equation of tangent to the function fx is equal to modulus of x square minus modulus of x at the point with ABC का x equal to -2। हमें क्या करना है कि ये फंक्शन हमें दे रखा है f of x बराबर मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड x का होल मॉड। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है फॉर ABC का x इक्वल टू -2। ABC का x इक्वल टू -2 के लिए हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है ना। वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो कैसे करेंगे इसमें, हाउ टू डू दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ x है ना, उसको y मान लेते हैं। कंसीडर f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड x का होल मॉड, ऐसा हो जाएगा। हमें x इक्वल टू -2 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। पहले x इक्वल टू -2 रख के हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 का मॉड हम होल मॉड। ये हो जाएगा 4, ये हो गया 2, 4 - 2 हो गया 2, दिस विल कम एज 2। तो पॉइंट तो हमारे पास आ गया, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया -2, y कोऑर्डिनेट आ गया +2, है ना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या है, -2 पर हमें स्लोप निकालना है। x इक्वल टू -2 पे स्लोप निकालना है। तो -2 के आसपास देख लेते हैं हम। -2 के आसपास अगर हम देखें तो -2 इज ए नेगेटिव नंबर, x नेगेटिव है। x अगर नेगेटिव होता है तो मॉड x को हम क्या लिखते हैं, -x, है ना। तो पहले तो हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। मॉड x को हम -x लिखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस x। अब x एक नेगेटिव नंबर है, मॉड x को -x लिख देंगे तो ये आपका माइनस ऑफ -x प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और x स्क्वायर प्लस x पॉजिटिव भी होगा -2 पर, तो इसको हम डायरेक्टली x स्क्वायर प्लस x लिख सकते हैं। मतलब जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए ना, तो पहले मॉडुलस को डिफाइन कर लिया करो। जिस पॉइंट पे आपको एबीसी का मतलब टेंजेंट फाइंड करनी है, उस पर आप क्या करो, पहले मॉडुलस को डिफाइन कर लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy बाई dx कितना आएगा इसका, 2x + 1। हमें कहाँ निकालना है, x इक्वल टू -2 पे, तो dy बाई dx निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू -2। तो 2 इंटू -2 + 1, दिस विल कम एज -3। तो -3 क्या हो गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। -3 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप हो गया, और ये हमारा पॉइंट हो गया। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। पॉइंट हमारे पास आ गया -2, -2, -2, इज अ पॉइंट। स्लोप हमारे पास आ गया -3। बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y -2 बराबर -3 इंटू x माइनस -2। y -2 बराबर -3 इंटू x + 2, ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या करो, y -2 बराबर -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -3 -6, -3x को इधर ले आओ, -2 को इधर ले जाओ, y + 3x बराबर -4 हो गया। -4 को इधर लेके आओ, 3x + y + 4 = 0।
दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, है ना। इस क्वेश्चन को देने का मतलब ये था कि इसमें आपको बस ये सिखाने का कि कभी भी इस तरीके से कोई फंक्शन आए इसमें मॉडुलस हो, सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने से पहले आप पहले मॉड को डिफाइन करेंगे, देन उसको डिफरेंशिएट करके आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ पर? चलो, ये बात क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट नहीं है? ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट्स ऑन द कर्व 3x square minus 4y square equal to 72, which is nearest to the line 3x plus 2y plus 1 equal to 0। मतलब एक कर्व दिया हुआ है, ये दिस इज द कर्व गिवन 3x square minus 4y square equal to 72। आपको क्या करना है, इस कर्व पर एक पॉइंट फाइंड करना है, विच इज नियरेस्ट टू दिस लाइन, ठीक है। इसमें एक बहुत मस्त वाला फंडा चलता है। पहले तो ये आप पहचान सकते हैं, ये क्या है, हाइपरबोला है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हाइपरबोला कुछ ऐसे बनेगा, अगर आप ज्योमेट्रिकली बना के देखें इसको, तो हाइपरबोला की एक ब्रांच तो इधर आएगी लाइक दिस, दूसरी ब्रांच इधर होगी ना, इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है? अब हमसे क्या कहा है कि हाइपरबोला पे हमें एक पॉइंट निकालना है विच इज नियरेस्ट टू दिस लाइन, जो इस लाइन के नियरेस्ट हो, है ना। मान लो दिस इज द लाइन, ये लाइन इस तरीके से है, ठीक है ना, मान लेते हैं। मतलब इस लाइन के नियरेस्ट हमें हाइपरबोला पे हमें पॉइंट निकालना है। तो एक पॉइंट तो यहाँ आएगा जो इसके नियरेस्ट होगा, सबसे पास में होगा। एक पॉइंट इधर आएगा जो नियरेस्ट होगा। तो जो नियरेस्ट पॉइंट होगा ना हाइपरबोला पे, उस पे जो टेंजेंट होगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी। दिख रहा है आपको? तो नियरेस्ट पॉइंट आएगा हाइपरबोला पे, उस पे जो टेंजेंट होगी दैट शुड बी पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है। एट द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, एट द नियरेस्ट पॉइंट on the hyperbola, point on hyperbola, slope of tangent should be equal to slope of given line, क्योंकि पैरेलल होंगे, है ना। टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, उसमें हम टेंजेंट का जो स्लोप है dy बाई डी एक्स है, उसको हम क्या कर देते हैं, इस लाइन के स्लोप के इक्वल कर देते हैं ना। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, कंसीडर द पॉइंट ऑन हाइपरबोला, पॉइंट ऑन हाइपरबोला इज अल्फा कॉमा बीटा ना। हाइपरबोला पे हमने एक पॉइंट मान लिया, अल्फा कॉमा बीटा मान लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, सबसे पहले तो इसको सेटिस्फाई करा दो, सबसे फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करें, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, मतलब स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा पर। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपरबोला की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं।
क्या हो जाएगा, दिस इज 6x माइनस 8 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप अगर निकालें तो ये आ जाएगा आपका 6x अपॉन 8y विच इज 3x अपॉन 4y। ठीक है, x की जगह अल्फा डाल दो, y की जगह बीटा डाल दो, 3x अपॉन 4 बीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, इट शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया हमारे पास, 3 अल्फा अपॉन 4 बीटा। ये लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। लाइन का स्लोप कितना है, -3/2। ये लाइन का स्लोप है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, अल्फा बराबर आ गया -2 बीटा। दिस इज सेकेंड इन्फॉर्मेशन। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें पता ही है, इक्वल टू 72 है ना, और सेकंड ये है ना, तो दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं ना। तो 2 पॉइंट आएंगे, अल्फा और बीटा की 2 वैल्यूज आएंगे आपकी डेफिनेटली। अल्फा को -2 बीटा यहाँ रख देते हैं, तो 3 इंटू -2 बीटा का होल स्क्वायर -4 बीटा स्क्वायर बराबर 72 है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 बीटा स्क्वायर -4 बीटा स्क्वायर बराबर 72। तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 4, दिस इज 8 बीटा स्क्वायर बराबर 72। तो बीटा स्क्वायर बराबर 9। तो बीटा बराबर या तो +3 होगा या -3 होगा। तो बीटा की वैल्यू एक बार +3 ले लेते हैं, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा -2 बीटा के बराबर है। बीटा हम 3 लेंगे तो -6 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू -3 लेंगे तो अल्फा हो जाएगा +6। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, अल्फा कॉमा बीटा -6,3, और दूसरा आ जाएगा 6,-3। ठीक है, तो इस हाइपरबोला पे ये 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो इस लाइन के नियरेस्ट होंगे। ये बात समझ में आ गई, इस लाइन के नियरेस्ट पॉइंट आपके ये होंगे। क्लियर है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक जनरल फंडा भी ये होता है, एक जनरल फंडा ये होता है कि जैसे कभी भी कोई भी 2 कर्व है, ठीक है, कोई भी 2 कर्व ले लो, जैसे एक कर्व ऐसे है, ये कोई कर्व है, और दूसरा कर्व है कोई इस तरीके का, ये कोई 2 कर्व है ना, इसको बोल दो कर्व 1 और कर्व 2। तो इन दोनों कर्व के बीच की जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी ना, अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगी, कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगी। मतलब जो एक कॉमन नॉर्मल होगा इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये वाला जो नियरेस्ट पॉइंट होगा और ये वाला जो नियरेस्ट पॉइंट होगा, इन पे जो टेंजेंट बनेगी दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड कर लेते हैं तो हम दोनों कर्व्स के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, तो 2 कर्व्स है ना, 2 कर्व्स कैसे भी हो, are nearest to each other, are nearest to each other, 2 curves are nearest to each other at the points along the common normal है ना, along the common normal के along जो पॉइंट्स आते हैं उसके पर होते हैं ना। चाहे आप कैसे भी ले लो कर्व, कोई भी ले लो, आप एक सर्किल ले लो, एक पैराबोला ले लो ना, हमेशा उनकी जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है, उनके बीच का जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है दैट विल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ठीक है, किसी बच्चे ने कहा कि सर क्या 2 कर्व्स के बीच में क्या 2 कॉमन नॉर्मल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, पॉसिबल है। 2 कर्व्स के लिए कॉमन नॉर्मल पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कोई भी कर्व ले लो आप, जैसे ये आपने किसी बच्चे ने पूछा है कि सर ये 2 कॉमन नॉर्मल हो सकते हैं क्या 2 कर्व्स के लिए? हो सकते हैं। जैसे ये आपका सर्किल है ना, सर्किल है, और एक आपने क्या ले लिया,
आपने ये ले लिया हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला में दो ब्रांचेस होती है, दो ब्रांचेस हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि एक लाइन जो है, जैसे दो कॉमन टेंजेंट हो सकती है तो दो कॉमन नॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर हम प्लॉट करें, इसमें तो जैसे डायग्राम से तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन पॉसिबल है। जैसे यहाँ देखो ना, आपने एक हाइपरबोला, इससे पहले वाले एग्जांपल में देखो, जैसे ये हाइपरबोला था और एक आपने लाइन ली थी ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपने एक स्ट्रेट लाइन ली थी ऐसे, एक हाइपरबोला था और एक लाइन थी ना ऐसे। तो इसमें देखो यहाँ पर ये नियरेस्ट पॉइंट आ रहा था, एक यहाँ पर, एक नियरेस्ट पॉइंट यहाँ आ रहा था। तो एक नॉर्मल ये बन रहा था, कॉमन नॉर्मल, और एक कॉमन नॉर्मल ये बन रहा था। तो दो कॉमन नॉर्मल पॉसिबल हो सकते हैं टू कर्व्स के लिए, देयर कुड बी टू पॉसिबल नॉर्मल। इससे पहले वाले एग्जांपल में क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात ध्यान रखना, जब भी दो कर्व नियरेस्ट होते हैं, मतलब पास में होते हैं, तो वो जो नियरेस्ट पॉइंट होते हैं दे आर ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये जो है ना, जैसे मैंने बताया, ये दोनों पॉइंट नियरेस्ट है इन दोनों कर्व पे, तो ये अलोंग द कॉमन नॉर्मल होंगे, ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग होंगे। तो जब भी आपको है ना, कभी किसी दो कर्व्स के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो आप क्या करेंगे, उनका कॉमन नॉर्मल फाइंड कर लेंगे। कॉमन नॉर्मल फाइंड कर लिया तो फिर आपका काम खत्म हो गया। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये नियरेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो ध्यान रखना इनका, ठीक है। फिर हम आते हैं एंगल बिटवीन द कर्व्स के बारे में बात करते हैं। एंगल बिटवीन द कर्व्स, दो कर्व्स के बीच के एंगल्स की बात करते हैं। दो कर्व्स के बीच का एंगल का को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कभी दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक कर्व ये है और एक कर्व ऐसे है, ये कर्व है, दो कर्व है, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट सम पॉइंट पी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बनाई इस कर्व के लिए, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैंने दूसरे कर्व के लिए टेंजेंट बनाई, इस तरीके से। तो इन टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, इसी को हम एंगल बिटवीन द कर्व्स कहते हैं। एंगल बिटवीन द कर्व, एंगल बिटवीन द कर्व इज defined as it is defined as the angle between it defined as the angle between tangent at the point of intersection। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, उस पे जो टेंजेंट्स होती है उनके बीच का जो एंगल होता है, वो एंगल बिटवीन द कर्व्स होता है। जैसे मान लो कि सपोज ये टेंजेंट का स्लोप m1 है और इस टेंजेंट का स्लोप m2 है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 ना। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। और जो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स होगा, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द कर्व्स एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो अगर दो कर्व है, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अलग अलग एंगल आ रहा हो कर्व्स के बीच में। दैट डिपेंड्स ऑन द कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स है उनके बीच का एंगल क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा तो क्या है कि कर्व्स के बीच का एंगल डिफाइन होने के लिए सबसे पहले दोनों कर्व्स का इंटरसेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे तो फिर बात ही नहीं है ना। तो इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बात को नोट कर लेना।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द कर्व्स मस्ट इंटरसेक्ट कर्व्स का इंटरसेक्ट करना जरूरी है फॉर द एंगल बिटवीन डैम टू बी डिफाइंड है ना। ठीक है, मतलब कर्व्स के बीच का कर्व्स इंटरसेक्ट जरूर करने चाहिए एंगल डिफाइन होने के लिए। तो दिस कैन बी इंश्योर्ड बाय, इसको हम इंश्योर कर सकते हैं इंश्योर्ड बाय फाइंडिंग देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उनका आप क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो उससे हम इसको इंश्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पॉइंट ऑफ आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है या दो कर्व्स के बीच का एंगल अगर फाइंड करना है तो आप सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे ना। ठीक है, या तो मैथमेटिकली फाइंड करेंगे या ग्राफिकली अगर आपको दिखता है तो और अच्छी बात है। ठीक है, और अगर कर्व एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इफ द कर्व इंटरसेक्ट at more than one point कर्व एक से ज्यादा वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, then angle between curve is written with the reference to the is written with reference to the point of intersection to the point of intersection। इसका मतलब ये है कि अगर कर्व एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको एंगल बिटवीन द कर्व्स पूछा है तो उसके रेफरेंस में ही हम बताएंगे आंसर। अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि कर्व्स के बीच का एंगल इतना है। एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कर्व, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के जिस पॉइंट पे आपको एंगल फाइंड करना है उस पॉइंट के रेफरेंस में हम एंगल डिफाइन करेंगे, अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा। इसमें एक बात और होती है कि दो कर्व्स हैं, जैसे टू कर्व्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल, सेट टू बी ऑर्थोगोनल, दो कर्व्स हैं उनको ऑर्थोगोनल बोलेंगे इफ एंगल बिटवीन देम at each point of intersection at each point of intersection हर जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें एंगल बिटवीन देम शुड बी राइट एंगल, इज राइट एंगल। ठीक है, मतलब दो कर्व्स को हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे अगर हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उनके बीच का एंगल राइट एंगल है, तो हम बोलेंगे वो कर्व हमारे ऑर्थोगोनल कर्व है ना। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है ऑर्थोगोनल कर्व की कि टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द पॉइंट एंगल बिटवीन देम एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज राइट एंगल। ये कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर होने की, m1 m2 बराबर -1 है ना, ये आपको पता ही है पहले से, है ना। टेंजेंट्स के बीच का एंगल का टेंजेंट्स का जो स्लोप है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए आपका, -1 होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, है ना। चलो फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन कर्व्स का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक वन क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन आपको एंगल फाइंड करना है बिटवीन द कर्व्स y बराबर x²
एंड x बराबर वाई स्क्वायर एट 1,1 1,1 पॉइंट है, उस 1,1 पॉइंट पर आपको इन दोनों कर्व्स के लिए के बीच का एंगल फाइंड करना है। 1,1 पॉइंट पर आपको इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड करना है ना। एक तो y बराबर एक्स स्क्वायर है और एक x बराबर वाई स्क्वायर है। तो ये तो आसानी से प्लॉट कर सकते हो आप। y बराबर एक्स स्क्वायर तो ये हो गया पैराबोला, इस तरीके से कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला, और x बराबर वाई स्क्वायर कैसे होगा, ऐसा। okay, तो ये दो जगह कट कर रहे हैं ना, ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को एक तो ओरिजिन पे कट करेंगे ना, और एक 1,1 पे कट करेंगे ना। हमें क्या करना है, 1,1 पॉइंट पर दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो हम क्या करें, दोनों कर्व के लिए टेंजेंट्स का स्लोप निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और फिर फॉर्मूला लगा देते हैं टेंजेंट के बीच का एंगल का ना। तो पहला कर्व हमारा क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, dy बाई डी एक्स फाइंड करता हूँ। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एट 1,1, x को 1 डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो एक टेंजेंट का स्लोप आ गया हमारे पास 2। दूसरा कर्व हमारा क्या है, x बराबर वाई स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो डी वाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास, 1/2y। तो दूसरी जो टेंजेंट होगी सेकंड कर्व के लिए, उसका स्लोप कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स में 1,1 डाल दो, y की जगह 1 डाल दो, 1/2 हो गया। तो m2 आ गया आपके पास 1/2 है ना। अब फॉर्मूला लगा दो, आपको ये एंगल फाइंड करना है टेंजेंट्स के बीच का, फॉर्मूला लगा दो। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। दिस इज द फॉर्मूला है ना, टू फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू दिस इज मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1/2 है ना। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। टेन थीटा बराबर कितना आ गया ये, दिस विल बी 4 माइनस 1 3/2, और नीचे भी 2 है तो 3/4 आ रहा है ना। टेन थीटा 3/4, तो थीटा कितना होता है, कितना एंगल हो जाएगा, कौन सा एंगल होता है जिसपे टेन थीटा की वैल्यू 3/4 होती है, 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों कर्व्स के बीच का एंगल कितना होगा, 37 डिग्री होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट एंगल बिटवीन द कर्व्स। ठीक है, आसान सी चीज है, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता होना चाहिए। दोनों कर्व के लिए आप डिवाइड एक्स निकाल लो, उस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगा दो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लियर है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन the tangents angle between the tangents at any point p and the line joining p to the origin o, where p is a point on the curve log ln of x square plus y square equal to c tan inverse y upon x। यहाँ पे c कोई कांस्टेंट है, c सम कांस्टेंट, इस कांस्टेंट मतलब आपको प्रूव करना है कि
कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट पी, तो कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, पॉइंट पी टू द ओरिजिन, मतलब पी को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली एक लाइन ले लो और इस कर्व पे कोई टेंजेंट ले लो, उनके बीच का एंगल हमेशा क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। मान लो कि ये ऐसे कोई कर्व है, दिस इज द कर्व, ये कोई कर्व है ऐसे, यहाँ पर ऐसे ले लो, ये कर्व इस तरीके से कोई कर्व है ना, तो ये मान लो कर्व पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया पी, विच इज अ मूविंग पॉइंट, कहीं भी हो सकता है कर्व पे, ठीक है। आपसे कहा है कि इस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो आपने ये इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट होगी, ठीक है। और दूसरा इसमें कहा है कि पी को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन, पी को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला लाइन ये पॉइंट पी को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला है। तो हमसे बोला है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे पॉइंट पी कहीं भी हो, ठीक है। तो ये एंगल हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ओरिजिन से पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाला लाइन और ये टेंजेंट के बीच का एंगल। तो आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान ही है। हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम पॉइंट पी को वेरी कराते रहें, पॉइंट पी को यहाँ से यहाँ ले जाए, यहाँ ले जाए, यहाँ ले जाए, लेकिन ये टेंजेंट टेंजेंट और इस लाइन के बीच का एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम पॉइंट पी को मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा भी वेरी कर सकता है, बीटा वेरी कर सकता है, तो वेरी इस तरीके से करेगा कि पॉइंट पी इस कर्व पर ही रहे। अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ln ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, c इंटू टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। हम इस टेंजेंट का स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं अल्फा बीटा पर, है ना, टेंजेंट का स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, निकाल लो, डिफरेंशिएट करो और निकालने की कोशिश करो। तो ये क्या हो जाएगा, ln का डिफरेंशिएट, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, दैट इज इक्वल टू c इंटू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, फिर वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो, वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो, है ना, तो यू बाई बी रूल लगेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ना। तो यहाँ अगर सॉल्व करें, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा आपका x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। यहाँ से देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर भी था एक और, ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर सी इंटू कितना रहा है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। सॉल्व करो, दिस इज 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस सी इंटू वाई। इसको यहाँ ले जाओ, इस टर्म को उधर ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस सी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सी वाई माइनस 2x। तो
dy by dx कॉमन निकालो तो 2y माइनस सी एक्स इंटू dy by dx माइनस ऑफ सी वाई प्लस 2x है ना। तो dy by dx क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ सी वाई प्लस 2x अपॉन 2y माइनस सी एक्स है ना। ये इस कर्व के लिए आपका dy by dx आ गया। आई होप इट इज क्लियर है ना। इसमें अल्फा कोमा बीटा पॉइंट रख दूं तो dy by dx अल्फा कोमा बीटा पर अल्फा कोमा बीटा पर dy by dx निकालो। या तो ऐसे करते हैं माइनस साइन को इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो सी एक्स माइनस 2y हो जाएगा। सी वाई प्लस 2x अपॉन सी एक्स माइनस 2y ऐसा हो जाएगा। तो अल्फा कोमा बीटा डाल देते हैं इसमें, कितना आएगा बताओ। सी बीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन सी अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया m1 बोल देते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या था हमारा, ओरिजिन से पॉइंट पी से ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला लाइन थी ना, ये कर्व था हमारा। तो ये पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा माना था और ये ओरिजिन था ना। ओरिजिन से पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप m2 मान लेते हैं। टेंजेंट का तो हमने निकाल ही लिया स्लोप है ना। तो m2 निकाल लेते हैं, ओरिजिन से पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप कितना आएगा, बीटा माइनस 0 अपॉन अल्फा माइनस 0 बीटा बाई अल्फा। m2 आ गया हमारे पास बीटा बाई अल्फा, m1 हमारे पास ये आ गया। अब एंगल निकाल के देखो, एंगल फाइंड करके देखो, एंगल बिटवीन द कर्व्स, इन दोनों के बीच का एंगल देखो कांस्टेंट आ रहा हुआ। कांस्टेंट का मतलब अल्फा और बीटा नहीं आएगा, इसमें अल्फा और बीटा कैंसिल हो जाना चाहिए। देख लेते हैं, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। tan थीटा बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 into m2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू लाइंस। tan थीटा बराबर दिस इज मॉडुलस ऑफ m1 कितना आया, m1 की वैल्यू आई है हमारे पास 2c बीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन क्या है तो सी अल्फा माइनस 2 बीटा, और m2 कितना है हमारे पास बीटा बाई अल्फा। सॉल्व करके देखो, शायद अल्फा और बीटा कैंसिल करना है हमारा, क्योंकि अल्फा और बीटा वेरिएबल है तो वो कैंसिल होना चाहिए। तो सी कांस्टेंट है, सी आएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, अब सॉल्व करके देखेंगे तो tan थीटा बराबर दिस इज एलसीएम लो तो ये हो जाएगा सी अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू अल्फा एंड दिस इज सी बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू सी अल्फा माइनस 2 बीटा। नीचे कितना हो गया, ये नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू सी अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस बीटा इंटू सी बीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई अल्फा इंटू सी अल्फा माइनस 2 बीटा। कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर आप देख रहे होंगे सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। tan थीटा बराबर 2/c आ रहा है ना, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना है, इसमें tan थीटा बराबर 2/c आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो tan थीटा बराबर 2/c आ रहा है, और c क्या है, कांस्टेंट है, 2/c भी कांस्टेंट होगा, 2/c कांस्टेंट होगा तो थीटा भी आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, हेंस प्रूव, मतलब अल्फा और बीटा से इंडिपेंडेंट आ रहा है ना आपका एंगल, हाँ तो मतलब कांस्टेंट होगा इस तरीके से। ये मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे आ सकता है। ठीक है, वैसे तो नहीं आएगा इतना बड़ा, एमसीक्यू में तो सब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। प्रूव दैट द कर्व्स x बराबर वाई स्क्वायर एंड x इंटू वाई बराबर k cut each other at right angle
कट ईच अदर एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर बराबर 1, 8k स्क्वायर बराबर 1 होंगे 1, मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको ये प्रूव करना है कि 8k स्क्वायर अगर 1 के बराबर है तो दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब दोनों कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे इनडायरेक्टली। आपसे कहा गया है कि दोनों कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, तो आपको प्रूव करना है कि 8k स्क्वायर बराबर 1 होगा। मैं मान लेता हूँ कि ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं, हाँ ट्राई करो ये। प्रूव करने की कोशिश करो एक बार। दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है कि 8k स्क्वायर बराबर 1। ट्राई करो एक बार। सबको क्लियरली दिख तो रहा है ना? ऐसा तो नहीं दिख नहीं रहा है? प्रूव करो कि अगर ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, तो आपको प्रूव करना है कि 8k स्क्वायर बराबर 1 होगा। दिस यू नीड टू प्रूव। या 8k स्क्वायर बराबर 1 है तो आपको ये प्रूव करना है कि दोनों ऑर्थोगोनल है। मतलब इस कंडीशन का यूज करके आपको ये प्रूव करना है कि दोनों ऑर्थोगोनल है। आपको इस कंडीशन का यूज करके प्रूव करना है कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है। चलो करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, के कोई कांस्टेंट है, मतलब के की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं अल्फा कॉमा बीटा पे, सपोज मान लेते हैं। ठीक है, दोनों कर्व अल्फा कॉमा बीटा पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सपोज, तो अल्फा बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा बराबर बीटा स्क्वायर होगा। एक तो ये, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर के होगा, है ना? ऐसे होगा ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर के होगा। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन तो हमने लिख ली। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के डिवाइड से निकाल लेता हूँ अल्फा बीटा पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ना निकाल लेते हैं डिवाइड से ना। तो एक्स बराबर वाई स्क्वायर ये कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट करें, 1 बराबर 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। डिवाइडेड डी एक्स कितना आ रहा है यहाँ पर, 1/2 वाई ना, कितना आ रहा है 1/2 वाई। इसमें अल्फा कॉमा बीटा डालो, अल्फा कॉमा बीटा डालो तो कितना आ जाएगा 1/2 बीटा, है ना, ऐसा आ गया। तो ये आप मान लो स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। ठीक है, और दूसरा कर्व क्या है आपका, x इंटू वाई बराबर के, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो डी वाई डी एक्स कितना आ रहा है यहाँ पर, माइनस वाई अपॉन एक्स, है ना। तो डी वाई डी एक्स हो गया हमारा माइनस वाई अपॉन एक्स, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पर डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस बीटा अपॉन अल्फा, ये हो गया आपका m2।
अब इन दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं m1 इंटू m2। अगर m1 m2 आपका -1 आता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ डेफिनेटली ये आपके राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। तो m1 कितना है 1/2 बीटा, फर्स्ट कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/2 बीटा, सेकंड के लिए -2 अल्फा। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो -1/2 अल्फा आ रहा है। ठीक है, अब अल्फा कैसे निकालें इसमें? अगर हम इसमें हमें ये कंडीशन दे रखे ना 8k² बराबर 1, 8k² बराबर 1, तो यहाँ पे अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा क्या? तो अल्फा बीटा निकाल लो इन दोनों को सॉल्व करके। तो अल्फा बीटा फाइंड कर लो, इसमें निकालना अल्फा बीटा कितना आ रहा है। मैं सोच रहा था निकालने की जरूरत ही नहीं पड़े तो अच्छा है ना। अल्फा कितना आ रहा है यहाँ पर? अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर यहाँ डाल देते हैं, अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर यहाँ डाल देते हैं, तो बीटा क्यू बराबर आपका के आ जाएगा ना, बीटा आपका के की पावर 1/3 आ जाएगा ना, और अल्फा कितना आ जाएगा बीटा स्क्वायर मतलब के की पावर 2/3 है ना। ठीक है ना, तो बीट अल्फा आ जाएगा के की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा -2 इंटू के की पावर 2/3 ना, ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या दिया है, के स्क्वायर की वैल्यू दी है, कितनी दी है, के स्क्वायर की वैल्यू 1/8 है ना। हो जाएगा -1/2 इंटू, ये हो जाएगा के स्क्वायर का क्यूब रूट है ये तो, के स्क्वायर का क्यूब रूट है, के स्क्वायर का क्यूब रूट ऐसे लिख देते हैं ऐसे। तो हमें 8k² बराबर 1 दिया है, के स्क्वायर 1/8 हो गया, 1/8 का क्यूब रूट कितना होता है 1/2, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया -1, m1 m2 -1 आ रहा है ना। इसका मतलब कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल है ना। ठीक है, कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब हमारा मोटो ये है कि m1 इंटू m2 हमें -1 प्रूव करना है कैसे भी करें। क्लियर है यहाँ पर? तो दोनों कर्व के लिए डिवाइड x निकालो, प्रोडक्ट आपका -1 प्रूव करना है विद द गिवन कंडीशंस, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा निकाल लेना, इसमें रख देना, और इस तरीके से। कभी कभी क्या होता है ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ कैंसिल हो जाता है, -1 आ जाता है। तो कोशिश करो इस तरीके से कैलकुलेशंस करने की, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, थीटा 90 उल्टा नहीं प्रूव करना है, हमें के स्क्वायर 1/8 दिया हुआ है तो हमें राइट एंगल प्रूव करना है। हमें ये नहीं प्रूव करना है कि राइट एंगल है तो 8k² बराबर 1 होगा, वो तो उल्टा हो जाएगा इसका। ओके, चलो फिर इसके बाद है ना कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, सब टेंजेंट क्या होती है, सब नॉर्मल क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हो, देखो जैसे मैंने एक कर्व लिया आपके सामने, ये कोई कर्व है ना ऐसे, जैसे तो कर्व, इस कर्व पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया x, y जैसे पॉइंट ना, इस पे मैंने टेंजेंट प्लॉट की, टेंजेंट प्लॉट की यहाँ पर, ये टेंजेंट x एक्सिस को t पॉइंट पे कट कर रही है ना। ठीक है, और मैंने यहाँ से क्या किया, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल भी प्लॉट किया, वो x एक्सिस को पॉइंट n पे कट कर रहा है, अब पे x एक्सिस को n पे कट कर रहा है। तो ये जो pt जो होती है ना, pt, इसको हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस होती है ना पॉइंट P से लेके T तक, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है।
और ये जो डिस्टेंस होती है इसको लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। पॉइंट पी से लेके एक्स एक्सिस के बीच में है ना, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल होती है। ये ना आपकी लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होती है, जैसे इस पॉइंट पी से मैंने एक्स एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पॉइंट को मैंने एम बोल दिया, दिस पॉइंट इज एम, ठीक है। तो ये आपकी टेंजेंट हो गई, दिस इज द टेंजेंट है ना। इस टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन आएगा एक्स एक्सिस पर, ये जो लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। दिस लेंथ इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। टीएम जो होगी ना, टीएम इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली आ सकती है ना, ठीक है। और ये आपकी लेंथ ऑफ नॉर्मल है, इसका जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन आता है, ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। दिस लेंथ इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इस तरीके से। ये आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, और ये आपकी लेंथ ऑफ नॉर्मल होगी। इस तरीके से आपको याद रखना है, ये टेंजेंट की लेंथ, ये नॉर्मल की लेंथ, ये सब टेंजेंट और ये सब नॉर्मल ना। अब ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं ना, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ही ना, जैसे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर उसका प्रूफ कैसे आया मैं एक बार बताऊंगा आपको ना। जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट का देख लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट ही, पीटी आपको फाइंड करनी है, उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज y इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। y इंटू वाई क्या है, पॉइंट y का, पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब इस पॉइंट पे जो डी एक्स बाई डी वाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल, उसका स्क्वायर। ये आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट आती है। उसके बाद लेंथ ऑफ नॉर्मल देखे तो, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल आपकी आती है पी एन, जो आएगी, ये आएगी आपकी वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। टेंजेंट में डी एक्स बाई डी वाई आता है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स आता है, याद रखना, ठीक है, गड़बड़ मत करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है ना, सब टेंजेंट का लेंथ, ये लेंथ कैसे निकालते हैं, ये लेंथ का फॉर्मूला होता है, मतलब ये वाली लेंथ है ना, ये वाली टी एम, इसके लिए फॉर्मूला होता है मॉडुलस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई, मॉडुलस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई, मतलब इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को डी एक्स बाई डी वाई से मल्टीप्लाई कर दो। डी एक्स बाई डी वाई क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल का लेंथ है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है आपका एम एन, दिस इज मॉडुलस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना, मतलब लेंथ है ना इसलिए मॉडुलस ले लिया, ये आपके फॉर्मूले है ना, ठीक है। ये निकालना बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ देखो कैसे आता है, ठीक है। वो आप खुद से भी प्रूव कर सकते हैं घर पे, मैं आप खुद से कर लेना, मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे आपको ना ये पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, वाई के बराबर, हाँ, ये क्लियर है, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है ना, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना दिए, आप ये समझ सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, डी बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर डी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं।
तो tan थीटा बराबर dy बाई dx होगा ना, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल में आ जाना आप, इस ट्राइंगल में जैसे आपको ये निकालना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना है, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पता है, tan थीटा आपको पता है dy बाई dx, बेस निकाल सकते हो, तो उससे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ जाएगी ना। ऐसे ही sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको परपेंडिकुलर पता है, sin थीटा आप निकाल लोगे, tan थीटा पता है तो sin थीटा निकालना आसान है ट्राइंगल से, है ना। इसको dy बाई dx अपॉन 1 का रेशियो मान लेना, ये परपेंडिकुलर ये बेस, उससे sin थीटा निकाल लेना, इससे sin थीटा आ जाएगा तो ये आपका हाइपोटेनस आ जाएगा। ऐसे इस ट्राइंगल में आ जाना, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, है ना, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो फिर इस ट्राइंगल में लगा देना, ऐसे ये सब नॉर्मल कर लेना तो ये आ जाएगा। प्रूव कर लोगे इसे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है, ठीक है, और प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट इसके फॉर्मूले है ना, ठीक है। फिर बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इससे रिलेटेड। ये टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो शीट में जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई करना, फिर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। मिलते हैं फिर कल।